डियर स्टूडेंट्स एंड सेंट इंडिया के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश में हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त को पढ़ चुके हैं। गुप्त वंश का जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग उसी को इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो जहां तक चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रश्न है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत पर 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन इसके शासक बनने से पूर्व रामगुप्त नामक शासक का अस्तित्व हम लोग को दिखाई पड़ता है। ठीक है। आमतौर पे पहले ये माना जाता था कि समुद्रगुप्त से पहले के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जो उसका पुत्र था वो शासक बनता है। लेकिन कुछ वर्षों पहले से ये विचारधारा परिवर्तित की गई है कि नहीं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के बीच में एक और शासक है जिसका नाम रामगुप्त है। तो इसलिए रामगुप्त का जहां तक प्रश्न है तो इसकी ऐतिहासिकता को देखना काफी जरूरी हो जाता है कि आखिर रामगुप्त के बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं। जहां तक रामगुप्त की ऐतिहासिकता का प्रश्न है तो एक राइटर है जिसका नाम है विशाख दत्त। ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। हालांकि इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक विशाख दत्त का आप लोग पढ़े हैं मृच्छकटिकम तो शूद्रक का है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो लेकिन यहां पर जो विशाख दत्त की पुस्तक है उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। इसके अलावा वान भट्ट का जो हर्ष चरित्र है उससे भी हम लोगों को जानकारी कुछ मिलती है। इसी प्रकार से भोज का श्रृंगार शतक की किताब है, उससे भी जानकारी मिलती है। उसके अलावा आर भट्टिये ने हर्ष चरित्र पर भाष्य लिखा है, उससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है। गंजाम, संजन, ये सब अभिलेख है, उससे भी जानकारी मिलती है। लेकिन मुख्य जानकारी का जो स्रोत है, ऑब्जेक्टिवली जिस पुस्तक को पूछा जाता है वो देवी चंद्रगुप्तम है, जिसके राइटर विशाख दत्त है। इस देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार जो बातें उभर करके सामने आती है कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो। समुद्रगुप्त के जो दो पुत्र थे उसमें से एक पुत्र तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये पुत्रों में छोटा था। और दूसरा पुत्र जो था वो रामगुप्त था, जो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था, बड़ा बेटा था। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इसकी जो मृत्यु होती है, इसके मृत्यु के बाद देवी चंद्रगुप्तम ये कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय शासक नहीं बनता है बल्कि रामगुप्त शासक बनता है। बात समझ में आई? अब देखिए, रामगुप्त का जहां तक
विवरण हम लोग को प्राप्त होता है उसके अनुसार कि रामगुप्त वास्तव में एक अयोग्य और गैर महत्वाकांक्षी शासक था। यानी इसके पास कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं थी। ठीक है, ऐसे परिवेश में रामगुप्त के शासक में एक आक्रमण होता है जो शकों ने किया था। यह आक्रमण नहीं कह लीजिए बल्कि कह लीजिए एक युद्ध होता है, और यह युद्ध शकों के साथ होता है। ठीक है, और इस युद्ध में रामगुप्त क्या होता है, पराजित हो जाता है। और इसके पश्चात, इस पराजय के पश्चात दोनों के मध्य एक संधि होती है। ठीक है, और इस संधि के अनुसार और भी बहुत सारी संधियां थी, शर्तें थी, लेकिन एक शर्त ऐसा था कि जिसके अनुसार रामगुप्त को अपनी पत्नी, जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी था, ध्रुव स्वामिनी को शकाधिपति यानी शक शासक, शकाधिपति को सौंपना था। ये उस संधि में, ये उस समझौते में तय किया गया था। ठीक है, एक तो हुआ कि वो पराजित हुआ, और दूसरा क्या हुआ, इस पराजय के बाद जो दोनों के बीच यानी शक शासक और रामगुप्त के बीच जो संधि होती है, उस संधि में कहा जाता है कि आपको अपनी पत्नी, जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी था, वो हमें देना पड़ेगा। ये जो संधि हुई, इसका विरोध किया किसने? तो इसका विरोध करता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो उसका छोटा भाई था, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो उसका छोटा भाई था। और ये शर्त रखता है चंद्रगुप्त द्वितीय कि शकाधिपति के पास, जो शक शासक है, उसके पास ध्रुव स्वामिनी के भेष में मैं स्वयं जाऊंगा। ठीक है, उसको अपने परिवार की अस्मिता का ख्याल आया कि अगर मेरी भाभी चली जाती है वहां तो इससे हमारे परिवार की इज्जत समाप्त हो जाएगी। तो अपने भाई को वो कहता है कि घबराइए नहीं, हम ध्रुव स्वामिनी का भेष बना करके पालकी पर खुद जाएंगे और इस अपमान का बदला लेंगे। ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त द्वितीय शकाधिपति की हत्या कर देता है। शकाधिपति की हत्या कर देता है। ठीक है, यानी पालकी में बैठा करके गया, और साथ ही साथ जब महारानी जाएगी तो उसके साथ सैनिक भी जाएंगे, तो कुछ सैनिकों को भी ले लिया। और जो शकाधिपति था वो तो ये बात को जानता था कि पालकी में कौन है, ध्रुव स्वामिनी है। तो पालकी उसके महल के अंदर चला गया, और जब उसने उसके चेहरे को देखा तो वहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकाधिपति को अकेले में जान करके उसकी हत्या कर दी। और फिर जब बात फैली तो इसके भी सैनिक थे,
दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध होने में चंद्रगुप्त द्वितीय विजित हो गया और इस प्रकार से वो अपने परिवार के अपमान का या अपने वंश के अपमान का बदला ले लिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। देवी चंद्रगुप्तम ये भी कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी, क्योंकि उससे वो बहुत नाखुश था। रामगुप्त की भी हत्या कर दी और यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने स्वयं जो है वो ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। अब ध्रुव स्वामिनी किसकी पत्नी हो गई? से विवाह कर लिया। और इसके पश्चात उसने अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, यानी सत्ता की प्राप्ति चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे करता है वो मैंने आपको बताया। सोर्सेज इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली सोर्सेज जो आपसे पूछा जाता है वो विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्र गुप्तम से। इसके अलावा वान भट्ट के हर्षचरित्र से भी आपको जानकारी मिलती है और संजन अभिलेख से भी आपको जानकारी मिलती है, लेकिन वो सब सहायक स्रोत है, सहायक स्रोत है। मुख्य स्रोत जिस कहानी से हमको मिलता है वो देवी चंद्र गुप्तम से। तो इस प्रकार से ये शासक बनने में सफल रहता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इसका खंड है कि इसका पहला जो काम है इसके अपने शासन काल का, वो है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध। आप इस क्रम में जानते हैं कि गुप्तों या गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य की वृद्धि अपने साम्राज्य की वृद्धि और सुरक्षा हेतु वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। और यह सिर्फ गुप्तों पर ही लागू नहीं होता है। अगर आप इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि ये परिपाटी तो हर्यक वंश से ही शुरू हो गया था और प्रत्येक शासकों ने अपने साम्राज्य की वृद्धि और सुरक्षा हेतु वैवाहिक संबंध का सहारा लिया, जिसमें पहला एग्जाम्पल तो भारत का जो पहला वंश, प्रारंभिक वंश कह लीजिए उसको, हर्यक वंश था। उसका जो प्रथम शासक था बिंबिसार, उसने अपने आप को तो वैवाहिक नीतियों से ही स्थापित किया था। लेकिन ये क्रम रुका नहीं था, उसके बाद भी ये क्रम चलता रहा और गुप्त शासकों ने भी अपने वंश के विस्तार और सुरक्षा के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। जैसे इस वंश का जो प्रथम शासक हुआ, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, तो इसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की, जो आपको याद होगा, जिसका नाम कुमार देवी था। इसी प्रकार से इसके बाद का शासक जो इसका पुत्र था, यानी समुद्रगुप्त, तो इसने भी नाग कन्याओं से शादी किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के
शासक बनने से पूर्व भी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता थे और पितामह थे, इन दोनों ने भी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। ये हमें ऐतिहासिक घटनाओं से पता चलता है। तो इसी का अनुसरण करता है कौन? फॉलो कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अब इसने जो शादी की है उसमें 3 वैवाहिक संबंध का एग्जाम्पल मिलता है। उसमें पहला जो संबंध मिलता है वो नाग वंश से। ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हैं समुद्रगुप्त के समय में कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत की जो विजय की थी उसमें नागसेन, गणपति नाग, ये सबको पराजित किया था। और ये लोग इलाहाबाद के इलाके, उज्जैन के इलाके, ये सब इलाके में शासन कर रहे थे। तो उनको पराजय के बाद इसका अर्थ ये नहीं कि उनका समूल नाश हो गया। नाग डायनेस्टी काफी शक्तिशाली डायनेस्टी थी। तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी अगला शासक जो था, या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया स्वयं। ठीक है, इसी कुबेर नाग से और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से एक पुत्री का जन्म होता है जो इतिहास में काफी मशहूर हुई। और फिर इसका भी विवाह वो दूसरे से करता है और इस पुत्री का क्या नाम था? तो प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। अच्छा, यहां पर जो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो ये कि कुबेर नाग से जो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हो रहा है वो शासक बनने के बाद नहीं हो रहा है, बल्कि समुद्रगुप्त के जीवन काल में जब यह राजकुमार था तो उसी समय कुबेर नाग से उसका विवाह होता है। और जब यह शासक बनता है तो इसकी पुत्री यानी प्रभावती गुप्त विवाह योग्य हो जाती है। यानी शासक बनते समय ये एक पुत्री का बाप होता है, एक ऐसी पुत्री जो विवाह योग्य है। क्यों? क्योंकि अगला जो वैवाहिक संबंध वो स्थापित कर रहा है वो अपनी पुत्री का ही कर रहा है। तो दूसरा जो वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किया वो वकाटक वंश से। किससे? वकाटक वंश से। वकाटक वंश जो आज का आप महाराष्ट्र देखते हैं तो इस महाराष्ट्र के क्षेत्र के शासक थे। ठीक है, और इस समय जो वकाटक शासक था उसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। क्या नाम था? रुद्रसेन सेकंड। इसके साथ, इस शासक के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। और यह विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इस विवाह के राजनीतिक उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे भाई? तो जो पश्चिमोत्तर भारत था जिसमें गुजरात, पंजाब ये सब के क्षेत्र आते थे वो अभी शकों के अधीन थे
और शक शासक काफी शक्तिशाली था। आप समुद्रगुप्त में पढ़ चुके हैं कि समुद्रगुप्त का जो दिग्विजय था उसमें गुजरात और पंजाब के क्षेत्र शामिल नहीं थे, वो दूसरे शासकों के अधीन थे। और वो शासक कौन था? शक था। और फिर इसका भाई जब शासक बना रामगुप्त, तो शकों ने आक्रमण किया था रामगुप्त के शासनकाल में, और उसमें रामगुप्त की पराजय हुई थी। इसलिए शक शक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए काफी चैलेंजेबल था, और शक शक्ति को बिना किसी दूसरे के सहयोग या समर्थन से पराजित नहीं किया जा सकता था। और शक राज और गुप्त राज के बीच में जो बफर स्टेट था वो महाराष्ट्र था, जहां वकाटक शासन कर रहे थे। तो अगर वकाटक वंश के संबंध शकों के साथ अच्छे हो जाते तो फिर गुप्त वंश के अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाता, और अगर वकाटक के संबंध गुप्तों के साथ अच्छे हो जाते तो फिर शकों का उन्मूलन हो जाता। तो ये राजनीतिक आवश्यकता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थी। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया, और इससे उसको लाभ ये हुआ कि आगे जब शकों पर वो आक्रमण करेगा तो उसमें वकाटक वंश उसका साथ देगा, और उसके साथ देने का परिणाम ये होगा कि शक पूर्ण रूप से पराजित हो गए। तो इतना महत्वपूर्ण था ये विवाह। वो तीसरा विवाह वैवाहिक संबंध भी करता है, और वो वंश था कदम्ब वंश। कौन वंश? कदम्ब वंश का अगर इलाका देखें तो ये लोग कर्नाटक क्षेत्र के शासक थे। ठीक है। और यहां उसने ऐसे लिखा जाए कि कदम्ब वंश की राजकुमारी के साथ अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह किया। और इस प्रकार कदम्ब वंश के पुत्री के साथ अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह करने से चंद्रगुप्त द्वितीय को लाभ यह हुआ कि अब गुप्त साम्राज्य पूर्ण रूप से दक्षिण भारत में भी स्थापित हो गया। दक्षिण भारत अभियान समुद्रगुप्त के समय में भी हुआ था, लेकिन उस समय समुद्रगुप्त की नीति पूर्ण विलय की नहीं थी, पूर्ण प्रशासन का नहीं था, बल्कि करद राज का था, सबऑर्डिनेट स्टेट का था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाजाप्ते तौर पे प्रत्यक्ष रूप से पहली बार जो है दक्षिण भारत पर अपने आधिपत्य को एक वैवाहिक संबंध के माध्यम से स्थापित किया। तो इस तरह छात्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे पहली उपलब्धि या काम यह था कि उसने इन 3 वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास किया। ठीक है, मिटाओ इन इसको। थोड़ा जल्दी कीजिए, इसलिए अब वो सेकंड क्लास फौरन हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि छूट जाए कुछ। हो गया। अब देखिए, अगला जो उपलब्धि इसकी होगी वो शकों पर विजय। शकों पर विजय।
शक इस वक्त, जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना था, गुजरात प्लस पंजाब के क्षेत्र में प्रभावी थे। और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, उसका रुद्रदेव नाम था और इसका रुद्र सिंह थर्ड। इसने क्या किया था? तो रामगुप्त को पराजित किया था। और सिर्फ पराजित ही नहीं किया था, बल्कि दूसरा काम कि उसके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया था। अपमानजनक व्यवहार क्या था भाई? तो अभी अभी आप पढ़ चुके हैं कि उसकी पत्नी को मांगा था। तो हालांकि इस अपमान का बदला चंद्रगुप्त द्वितीय ने ले लिया, जो आप भूमिका में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन कारणों से, जो ये कारण थे, इन कारणों से गुप्तों के लिए पूर्ण उन्मूलन आवश्यक था। और इसके लिए, इनके पूर्ण उन्मूलन के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकाधिपति पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के बाद उसने शकों को पराजित करके उसका पूर्ण उन्मूलन किया। उसका पूर्ण उन्मूलन किया। और इस प्रतीक में के वो शक को हमेशा के लिए समाप्त कर चुके हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक काम किया। शकों के सिक्कों पर, शकों के चांदी के सिक्कों पर अपना नाम उत्कीर्ण करवाया। ठीक है। एक तो तरीका यह हो सकता था कि शक को पराजित कर दिया, शकाधिपति की हत्या कर दी, पूरे गुजरात पंजाब पर अधिकार कर लिया, तो ये पश्चिमोत्तर भारत गुप्तों के अधीन आ गया, तो उसको अपने स्वतंत्र सिक्के चलाने चाहिए थे। लेकिन स्वतंत्र सिक्के चलाया बाद में, लेकिन आरंभिक समय में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि जो सिक्के पूर्व में शकाधिपति के प्रचलित थे, उन्हीं के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया, जो इस बात का प्रतीक बना, या उसका ये सोच होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का कि बाद में चल के दुनिया ये जाने इन सिक्कों के माध्यम से कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकाधिपति को पराजित किया, जो उस समय एक अजय शक्ति बना हुआ था। तो अपने इस
उद्देश्य के लिए उसने अपने नाम को सिक्कों के ऊपर खुदवाया। एक तो बात यह है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्रम में जो आपको जानना है वो ये कि कुछ वर्ष पहले तक ये पढ़ा जाता था कि गुप्त वंश में चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक जो है वो माना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। और वो किस कारण से? तो इसी कारण से कि गुप्तों में चांदी के सिक्के का प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद व्यापक पैमाने पे होता है। और इसकी व्यापकता इसलिए हुई कि उसने शकों को पराजित किया और उस पराजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किया। ये आमतौर पे पढ़ाया जाता था और इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे। लेकिन पूर्व के क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अब ये धारणा नवीन अनुसंधान रिसर्च के आधार पे खारिज कर दिया गया है, क्योंकि अब हमें उत्तर प्रदेश से एक ऐसा सिक्का मिला है जो चांदी का है और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किया गया है। और यह सिक्का किस उपलक्ष्य में जारी किया गया था? तो कुमार देवी के साथ जो लिच्छवी राजकुमारी थी उसके साथ विवाह के उपलक्ष्य में। इसलिए अब ये क्वेश्चंस अगर आपको आता है कि गुप्तों के समय में सबसे पहला चांदी का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था, तो वो नाम बदल चुका है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा बल्कि उसके स्थान पर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। क्लियर? तो एक ये हुआ, मिटाऊं ना। अब देखिए चंद्रगुप्त के साथ जो तीसरी बात जुड़ी हुई है वो ये कि मेहरौली लौह स्तंभ, इसका नाम सुना है आपने? कैसे सुना है साहब? कल पढ़े थे तो सुन लिए। तो कहाँ है ये? बिहार में है। बिहार में कहाँ? वैशाली में? नहीं, बोलिए, डरने की बात है। देखिए बस मोबाइल हाथ में चला है कि मेहरौली टाइप करेंगे उसमें आ जाएगा। तो गुलाम बन रहे हैं आप। ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको कहां पहुंचा रहा है पता है? पढ़ने की आदत को छुड़वा रहा है। हम कुछ याद ही नहीं रखेंगे। हमको तो खतरा इस बात का लग रहा है कि कहीं आप अपना नाम ना भूल जाइए। आप भी एआई से पूछिए कि मेरा नाम बताओ, तो डर यह है कि आपने घर का एड्रेस ना भूल जाइए। आप वो तो भूल ही चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सचेत रहिए। देखिए क्या दिक्कत हो रहा है कि आपने घरेलू काम करना छोड़ दिया, ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे, तो आप नाना प्रकार के रोग के शिकार हो रहे हैं ना भाई। कम उम्र में ही कमर में ताकत नहीं मिल रही है, पैर में ताकत नहीं मिल रही है। तो अगर दिमाग का भी इस्तेमाल करना आप बंद कर देंगे तो आने वाले समय में आप बहुत बड़े आदमी नहीं बनने जा रहे हैं। आप एक नॉन प्रोडक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, गैर उत्पादक वस्तु बनने जा रहे हैं आप। इसलिए टीचर की बात मानिए, गूगल का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना से आपको फायदा हो, और ये निर्णय आपको करना है। हर बात को गूगल से पूछ करके तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आप फिर आप में याद करने की योग्यता कैसे पैदा होगी? क्या इम्तिहान में आपको मोबाइल मिल जाएगा कि देख देख के लिख दीजिए? अगर ऐसा आपको कोई आश्वासन देता है तो हम कहेंगे आपको पढ़ाई छोड़ दीजिए। फिर वहीं जाइएगा, जो क्वेश्चन आवेगा क्वेश्चन टाइप कीजिएगा गूगल पर, उसका आंसर आ जाएगा, देख के लिख दीजिएगा। कंपटीशन सब इस बात की होगी कि कौन ज्यादा तेजी से लिखता है, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा होने वाला है नहीं। इसलिए ऐसा हो जाएगा तो फिर वो आदमी किसी काम ही का नहीं रहेगा। तो उसका नुकसान तो आप देख रहे हैं होता है। तो
तो आप ना अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई आदमी जहर खिला करके आपको जिंदा रखने का आश्वासन दे रहा है, ऐसा कभी होता है? जहर खा के कोई जीवित रहता है? तो आप एक संघर्षशील प्राणी बनिए जिसने दुनिया का विकास किया है। आप एक मदक्षी की तरफ बढ़ रहे हैं जो मोदक खा करके जो है बेहोश पड़ा रहता है। ऐसा ना कीजिए अपने साथ। तो चलिए मेहरौली देखते हैं कहाँ है। अभी भी कोई बता दे कि मेहरौली कहाँ है। आपने तो कहा था कि पढ़ के आए हैं सर, ये कोई बात हुई? साहब ये दिल्ली में है, और दिल्ली में कहाँ है पता है आपको? है कुतुब मीनार परिसर में। कभी गए हैं? हाँ, कभी घुमा भी कीजिए। कुतुब मीनार परिसर में। तो ये बताइए कि पहले जो है मेहरौली लौ स्तंभ आया होगा, ये पहले कुतुब मीनार बना होगा? है? चलिए कम से कम इतना शुक्र है कि सही सही बोल रहे हैं। तो कहीं बोल देते कि पहले कुतुब मीनार आया है तो और बट्टा लग जाता आपके नॉलेज पे। इतना कम से कम सचेत है कि सोच रहे हैं कि भाई गुप्ता पीरियड तो दिल्ली सल्तनत से पहले है, तो कुतुब मीनार तो गुप्ता पीरियड दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य है, तो स्वाभाविक रूप से ये पहले का स्थापत्य होगा। इतना आपने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुतुब मीनार परिसर में दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ है, ठीक है। इस स्तंभ पे एक 4 पंक्तियों का माने 4 लाइन का एक लेख है। और ये जो लेख है साहब वो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? और इस लेख में जिस शासक का वर्णन है उसमें सिर्फ चंद्र नाम है। और इसमें इस चंद्र शासक के दिग्विजय का वर्णन है। बात समझ में आई पूरी की पूरी? इतना बात उसमें आपको जानना है कि मेहरौली लौह स्तंभ लोहे का है, ऐसा नहीं समझिए कि पत्थर का है। इस लोहे की विशेषता है, पता है कि नहीं आपको? आज तक जंग नहीं लगा है। क्यों नहीं जंग लगा है? बोलिए। क्योंकि ये अष्ट धातु का है। ये सिर्फ लोहे का नहीं बल्कि अन्य मेटल भी इसमें मिले हुए हैं, और जो अष्ट धातु होता है उसमें जंग नहीं लगता है। लोग इसमें तरह तरह के जाकर के करतब दिखलाते हैं। ऐसा विश्वास है लोगों का कि अगर पीछे से हाथ करके इस लौह स्तंभ को पूरा पकड़ लिया जाए, यानी दोनों हाथ मिल जाए, तो मिलने के बाद जो मन्नत मांगिएगा पूरा हो जाएगा। यानी दिल में जो इच्छा रखिएगा वो पूरा हो जाएगा। तो जिनको नहीं मिल रहा है तो वो उन्हीं का नाम लेते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, और आज तक ये पूर्ति हो नहीं पाई है। अब तो दौर ऐसा आ गया है कि लोहा तो छोड़ दीजिए, खुद अपना हाथ भी लोग बहुत सारे नहीं पकड़ पाते हैं। इस हाँ है, बहुत ऊंचा नहीं है। हाँ हाँ लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि दीवार से घेर दिया गया है। वो शोइंग के लिए जो है वो एक लोहे का जो है उसको क्या बोलते हैं, रेलिंग, माने इतना तक होगा पैर, आपके आधे पैर भर, तो वो लोग उसको ही करके जाते हैं। और उससे कोई लॉस नहीं है उस लोहे को या और किसको।
बहुत सारा चीज होता है कि आप छूइएगा तो उसको लॉस होता है, तो उसको प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है, उसमें कोई लॉस नहीं है। अब आइए ये कि इस चंद्र शासक कौन था, इस पर इतिहासकारों के बीच काफी विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बंगाल का शासक चंद्रेश था, कुछ इतिहासकार हद यहां कर देते हैं कि ये कुषाण शासक कनिष्क था। सभी लोग जो ये बात कहते हैं उनके अपने अपने आधार हैं कि ये जो चंद्र शासक था, तो ये 4 पंक्तियों में लिखा क्या गया है, पहले ये देखिए। तो प्रथम पंक्ति में जो बात लिखी गई है वो ये कि बंगाल के सम्मिलित सेना को पराजित किया। सम्मिलित सेना को पराजित किया। ठीक है। दूसरा में है कि पश्चिम के वाहलिकों को पराजित किया। ठीक है, गौर से समझिए इसको, तब राज खुल जाएगा कि कौन था वो। और तीसरे पंक्ति में है पश्चिम में वाहलिकों को पराजित किया, दक्षिण तक अपना विस्तार किया। दक्षिण तक अपना विस्तार किया। और चौथा है कि चंद्रगिरी पर विष्णु ध्वज स्थापित किया, यानी वो विष्णु का उपासक था। ठीक है ना साहब। तो ये 4 पंक्तियों में 4 बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए, जिन जिन इतिहासकारों का जो जो मत है उसको आप इन चारों पंक्तियों से एलोबरेट कीजिए, मिलाइए, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जहां तक बात है, तो वो किस धर्म का मानने वाला था, तो आप जानते हैं जैन धर्म का मानने वाला था। जबकि इस लेख में शासक किसका है, विष्णु का उपासक है, इसलिए वो तो होगा नहीं। अगर गुप्त वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम की बात किया जाए तो यह साबित है कि उसका साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था कि उसमें बंगाल और पश्चिम भारत और दक्षिण भी शामिल था। हम ही ने आपको पढ़ाया है कि उसका प्रयाग से लेकर के पाटलिपुत्र तक ही उसके साम्राज्य का विस्तार था। किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। अगर कुषाणों की बात किया जाए तो ये जग जाहिर है कि कुषाण शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि इस लेख में जो शासक बताया जा रहा है वो किसका अनुयायी है, तो विष्णु का अनुयायी है। अगर चंद्रेश जो बंगाल का शासक के बारे में जो विद्वान कह रहे हैं, तो उसके शासक का इतना बड़ा साम्राज्य था नहीं जितना बड़ा साम्राज्य की चर्चा इस अभिलेख में की गई है। तो जिन जिन शासकों का तादात्म्य इस चंद्र से लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की, वो इन आधारों पर खंडित हो रहा है, उसका कंडेम किया जा रहा है। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि मेहरौली स्तंभ लेख में
जो शासक है वो और कोई शासक नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। क्लियर? बोलिए ना, क्लियर हुआ कि नहीं? और शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण उसने चांदी के सिक्के जारी किए, शकों के सिक्के के ऊपर ही। तो इस तरीके से आप गौर से देखिए तो उसके शासनकाल में बंगाल गुप्त साम्राज्य के अधीन आया। वाहलिक का जहां तक प्रश्न है तो इस पर भी इतिहासकारों ने बहुत वाद विवाद किया है। अंत में यह हुआ है कि शकों को के रूप में ही या शकों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे लोग थे, उनके लिए ये शब्द प्रयोग इस लेख में किया गया है। दक्षिण भारत में भी उसका वैवाहिक संबंध के माध्यम से विस्तार कदम्ब शासकों के साथ हो चुका था और विष्णु का वो भक्त था, इसीलिए उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि उसके पूर्व के शासक धारण नहीं कर रहे गुप्त वंश में। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक जो था, इसलिए कि उसने जो सिक्के जारी किए उसमें परम भागवत की उपाधि लिखी हुई है। तो ये सारे प्रमाण ये कहते हैं कि मेहरौली स्तंभ लेख में जो शासक है वो और कोई शासक नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय है। क्लियर? तो इस प्रकार से जो मेहरौली लेख है वो इसका साम्राज्यवाद का वर्णन कर रहा है, इंपीरियलिज्म का, कि उसका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। अब बात समझ में आई? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये अपने पिता से भी ज्यादा सफल शासक साबित हुआ। कैसे, उसको और आगे की विवरणों से हम लोग देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसको लिखे। अब देखिए, चौथा शीर्षक जो हम बनाना चाहते हैं आपको, वो अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ किस प्रकार, किस चीज का प्रतीक है। तो अश्वमेघ यज्ञ प्रतीक किस बात का है? तो दिग्विजय की, यही ना भाई। इसमें क्या होता है तो आप बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आराम से बता दीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि राजा के घोड़े छोड़े जाते हैं और उस घोड़े के पीछे उसकी फौज रहती है। तो कोई दूसरा राजा अगर घोड़े को रोक लिया, इसका मतलब कि उस घोड़े के पीछे जो फौज आ रही है उससे उसको लड़ना पड़ेगा और उसको पराजित करना पड़ेगा, तभी ये घोड़े की गति रुकेगी। और अगर वो पराजित खुद हो गया तो इसका मतलब घोड़ा आगे बढ़ेगा, जिसका अर्थ ये हुआ कि उस पहले वाले राजे का क्षेत्र अब बाद वाले राजे का भाग हो गया। तो ये अश्वमेघ यज्ञ दिग्विजय का एक प्रतीक है, सिंबल है। और इसकी शुरुआत किसने की थी भारत में सबसे पहले? ये क्वेश्चन आता है, जरा नाम बताइए। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश के बाद आता है। मौर्यों के दौर में अश्वमेघ यज्ञ करने के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। अश्वमेघ यज्ञ करने का सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, ये प्रमाण कैसे मिलता है? तो उसका एक कवि था जिसका नाम था धनदेव, याद पड़ रहा है आपको? धनदेव ने अयोध्या अभिलेख लिखा था और उस अयोध्या अभिलेख में अश्वमेघ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए जाने का वर्णन है। तो इस तरीके से वो पहला अश्वमेघ यज्ञ था। उसके बाद के जो शासक हुए उसमें लगभग सबों ने अश्वमेघ किया। अगर गुप्तों की बात किया जाए
तो आपने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, तो ये भी अश्वमेध यज्ञ करता है। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो बनारस के पास एक गांव है, वाराणसी के पास, हम उसका नाम भी भूल रहे हैं, आता है तो बता देते हैं। नहीं नहीं, वैसा नाम नहीं, एक गांव है, छोड़िए इतना भी काम चल जाएगा। एक गांव है, वहां जो है वो पत्थर का एक मुद्रा मिली है, यानी सील आप उसको कह लीजिए, ठीक है। और इस सील में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? तो घोड़े के चित्र को उकेरित कर, और इससे यह पता चलता है कि मेहरौली में जो बात लिखा गया था कि इतने बड़े क्षेत्रों का साम्राज्य का ये शासक है चंद्र, तो वास्तव में उस दिग्विजय को कंप्लीट करने के लिए, ये सिंबलाइज करने के लिए, क्या वास्तव में इतने बड़े क्षेत्र के मालिक हैं? इसको प्रमाणित के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ किया, यानी इतने बड़े क्षेत्र में उसका घोड़ा एक फौज के साथ घुमा जिसे किसी ने नहीं रोका, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जो विवरण लिखा गया है उसमें, किसमें? मेहरौली स्तंभ लेख में, उसका वास्तविक रूप से यह अधिकारी था, यह शासक था। क्लियर? इसके अलावा एक और इसके साथ उपलब्धि जुड़ी हुई है कि यह विद्वानों का संरक्षक था। क्या था? विद्वानों का संरक्षक था। कैसे? तो इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम होता है वो कालिदास का था। भर्तृहरि का था। ठीक है, और भी बहुत सारे थे। कालिदास अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि क्लासिकल संस्कृत की जो शुरुआत होती है वो गुप्त काल से ही होती है। संस्कृत भाषा जो अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंचता है वो कालिदास के लेखनी के माध्यम से पहुंचता है। संस्कृत में जो अलंकरण की शुरुआत हुई, भाषा की अलंकरण, जिससे भाषा आकर्षित करती है लोगों को, ये सब इसी पीरियड में होता है। इसमें एक और बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और उसका नाम है ह्वेनसांग, फाहियान। ये जानते हैं, ये एक चीनी यात्री है जिसने भारत की यात्रा 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक, यानी कुल 16 वर्षों तक की। और इसको जानना इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा, फाहियान के द्वारा, भारत का विवरण दिया गया है। और इस विवरण में क्या बात कही गई है कि यहां चीर शांति है। चीर शांति का मतलब टोटल पीस। टोटल पीस का वर्णन वो कैसे करता है? वो इस प्रकार से करता है कि यहां कोर्ट कचहरी नहीं है,
मतलब कोई विवाद ही नहीं पैदा होता है, मकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है और चोर उचक्के एकदम नहीं पाए जाते हैं। लोगों में सुरक्षा इतनी प्रबल है कि हवाएं भी जो चलती हैं वो लड़कियों के पल्लू को नहीं छूती। उसका ये शब्द है, मतलब लोगों की अस्मिता का इतना ख्याल रखा जाता है। खास तौर से उसने मध्य देश की यानी मध्य प्रदेश जो भी देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है, मध्य प्रदेश का उसने खूब बखान किया है और यहाँ की विद्वता की प्रशंसा की है कि यहाँ के लोग जो है वो काफी विद्वत जन है। लेकिन सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि जिस शासन के काल में वो आया है भारत और 16 वर्षों तक भारत में रह रहा है, उस शासक का नाम अपने विवरण में नहीं देता है। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वर्णन वो नहीं करता है और न ही वो उसके दरबार में जाता है। तो फाहियान और वेनसांग में एक बहुत बड़ा अंतर था। वेनसांग हर्ष के दरबार में गया, रहा भी, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में न ही गया, न ही मिला और न ही अपने विवरण में उसका उल्लेख करता है। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि फाहियान का विवरण पूरी तरीके से निष्पक्ष है। इसके अगर धार्मिक नीति को अगर देखा जाए, किसकी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो काफी अजीब चीज आपको दिखलाई पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता को इसने पूर्ण रूप से स्थापित किया। व्यक्तिगत रूप से ये विष्णु का उपासक था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मंत्री था, वीरसेन उसका नाम था, जिसने उदयगिरी स्तंभ लेख को लिखवाया उदयगिरी पर्वत पर, वो वैष्णव नहीं था, वो शैव था। इसी प्रकार से उसका जो मुख्य सेनापति था, जिसका नाम आम्रकारदव था, ये अपने विश्वास के मुताबिक जो था बौद्ध था। तो इस प्रकार से शासन के अंतर्गत अगर इसने कट्टरता का पालन किया होता तो एक शैव विद्वान और एक बौद्ध सेनापति को अपने साथ नहीं रखता। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि दूसरे धार्मिक विश्वास वाले को न सिर्फ इसने बढ़ने का मौका दिया, बल्कि उन्हें अनुदान भी दी, उन्हें सहायता भी दी। तो अंततः छात्रों, निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि गुप्त वंश का ये सबसे महानतम शासक था, क्योंकि इसने सिर्फ अपने पिता के समान दिग्विजय की नीति ही नहीं अपनाई, बल्कि दिग्विजय के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, प्रशासन के क्षेत्र में भी इसका काफी अमूल्य योगदान था। इसी कारण से इसको इस वंश का सबसे महानतम शासक कहा जा सकता है। हम समझते हैं कि एक शासक के रूप में एक क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्लास में जब हम उपस्थित होंगे तो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।